नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बैसाखी पर है मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर ओवैसी ने फिर से दे दी चुनौती। क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी के आरएसएस मुख्यालय जाने पर अबू आजमी ने दे दिया ऐसा बयान, जिसके बाद भाजपा को लगी मिर्ची। क्या कुछ कहा आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। खबर में आगे जिक्र होगा कि वक्फ विधेयक को इस बजट सत्र में पेश करना टाल सकती है सरकार। क्या झुक गई है मोदी सरकार और क्या चुनाव है इसकी वजह। खबर में आपको जरूर बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि नौकरी दो पदयात्रा छोड़ कन्हैया कुमार दिल्ली हुए रवाना। अररिया में कांग्रेस वर्कर्स और बाउंसर्स में हुआ भिड़ंत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ओवैसी ने यहां पर बड़ा बयान दे दिया है। बैसाखी पर है मोदी सरकार और वक्फ बोर्ड कानून को लेकर ओवैसी ने चुनौती दे दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है, ये सरकार बैसाखी पर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं क्योंकि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी की बैसाखी पर निर्भर हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर ये चार दल इस असंवैधानिक विधेयक का समर्थन नहीं करते हैं तो ये विधेयक कानून नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर वो भाजपा का समर्थन करते हैं तो मैं उन्हें सावधान और चेतावनी दे रहा हूं कि मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आप एक असंवैधानिक विधेयक का समर्थन कर रहे हैं जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जो हमारी मस्जिदों और दरगाहों को छीन लेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ा बयान दे दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने और चारों पार्टियों को भी यहाँ पर चुनौती दे दी है, चेतावनी दे दी है कि अगर आपने समर्थन किया तो मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के आरएसएस मुख्यालय जाने पर अबू आजमी ने लगाई भाजपा को मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी के आरएसएस मुख्यालय के दौरे पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा विधायक अबू आजमी ने कहा कि आरएसएस चीफ ने कहा था कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढना बंद करो। अगर आज पीएम मोदी वहां गए हैं तो मेरा निवेदन आरएसएस के चीफ से है कि आप उन्हें ये सीख दीजिए जिस तरह से राजधर्म निभाने की नसीहत अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी। आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत उन्हें ये कहें कि राजधर्म निभाएं। इस देश में मुसलमान संविधान के मुताबिक रहता है, मुसलमानों से रहने का हक छीना जा रहा है। अबू आजमी ने कहा कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी वहां गए नहीं थे। बीजेपी को आरएसएस समर्थन देती है। अबू आजमी ने कहा कि आज मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन सड़कों पर सारे त्यौहार मनाए जा सकते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि कांवड़िए सड़कों पर पानी लेकर जाते हैं, कितने दिन सड़कें बंद रहती हैं। मुंबई में गणपति पर बायकला से लेकर लाल बाग तक रोड बंद रहते हैं, लेकिन मुसलमानों के त्योहारों में अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाती है तो आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ विधेयक को इस बजट सत्र में पेश करना टाल सकती है सरकार। क्या चुनाव है वजह और क्या पीछे बैकफुट पर जा चुकी है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक को चालू बजट सत्र में पेश किया जाएगा, पर सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर एक वर्ग ऐसा है जो इस विवादास्पद विधेयक को जल्दी लाने के बजाय देर से लाने की संभावना तलाश रहा है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि विधेयक को इसी सत्र में दोबारा पेश किया जा सकता है, लेकिन मतदान और पारित करने का काम बाद में किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि इन नेताओं का मानना है कि परिसीमन और 3 भाषा नीति पर दोष को देखते हुए ऐसे में वक्फ विधेयक इन विभाजन रेखाओं को और बढ़ा सकता है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि ऐसी राय है कि सरकार कुछ और समय तक इंतजार कर सकती है और इस साल के अंत में बिहार में होने वाले चुनावों तक इस विधेयक को टाला जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर नौकरी दो पदयात्रा छोड़ कन्हैया कुमार दिल्ली रवाना। अररिया में कांग्रेस वर्कर्स और बाउंसर्स में भिड़ंत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अपनी पदयात्रा स्थगित कर दी है। वो दिल्ली रवाना हो गए हैं और रविवार को पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा पर कन्हैया कुमार अररिया में थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कन्हैया कुमार के बाउंसरों के साथ विवाद हो गया, जिसमें धक्का मुक्की की खबर है। उसके बाद आनंद फानन में पदयात्रा रोकी गई और कन्हैया दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जिला कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दिल्ली से उन्हें
कॉल आया था। जानकारी मिल रही है कि नेता को माला पहुंचाने और उनके साथ सेल्फी लेने की लेकर विवाद हुआ और एक विधायक के संबंधी की सुरक्षा कर्मियों से बहस हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का दौरा, 7 अप्रैल को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर पटना जा रहे हैं और इस दौरे के दौरान वो पटना के SKM हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। ये इस साल में उनका तीसरा बिहार दौरा होगा और इससे पहले वो 18 जनवरी और 5 फरवरी को भी पटना आ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सम्मेलन में स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मुख्य रूप से इन बड़े मुद्दों पर फोकस रहेगी जिनमें नमक सत्याग्रह आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में बापूजी की भूमिका, शहीद बुद्धू नोनिया जी की स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक शहादत, अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी के बलिदान की गाथा और बाबू जगजीवन राम जी की स्वतंत्रता और सामाजिक समता में योगदान शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में गर्मी से पहले बिजली कटौती को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में बिजली और पानी को लेकर वर्षों से राजनीति हो रही है। इस बार भी गर्मी शुरू होने के साथ ही बिजली को लेकर राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले तक भाजपा इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करती थी। सत्ता परिवर्तन के बाद अब आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार को निशाने पर ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आतिशी सहित अन्य आप नेता भाजपा के सत्ता में आने के बाद दिल्ली में बिजली कटौती होने का आरोप लगा रहे हैं। इनके आरोप पर दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने पलटवार किया। उन्होंने आंकड़ों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार में बिजली कटौती की सच्चाई उजागर कर केजरीवाल पर झूठ फैलाने का आरोप जड़ दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने अभी तक क्यों नहीं किया मणिपुर का दौरा, राहुल गांधी ने जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि मणिपुर के लोग शांति और स्थिरता के हकदार हैं तथा वहां संघर्ष का समाधान राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। मणिपुर के कई कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को संसद भवन स्थित राहुल गांधी के कार्यालय में उनसे मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संसद भवन में मणिपुर के विभिन्न समुदायों के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई और ये बेहद चिंताजनक है कि लगभग 2 साल की हिंसा और अब राष्ट्रपति शासन के बाद पीएम मोदी ने अभी तक राज्य का दौरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग शांति और स्थिरता के पात्र हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक भारतीय इस संकट का स्थायी समाधान चाहने के लिए एकजुट है और इस संघर्ष का समाधान हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओडिशा में बड़ा ट्रेन हादसा, कटक में पटरी से उतरी बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस की 11 बोगियां। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा में रविवार को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। राज्य के कटक जिले में SMVT बेंगलुरु कामाख्या AC एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन के कटक नेरगुंडी रेलवे सेक्शन में नेरगुंडी स्टेशन के पास कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। उन्होंने बताया कि SMVT बेंगलुरु कामाख्या AC SF एक्सप्रेस बेंगलुरु से गुवाहाटी जा रही थी जब यह हादसा हुआ। अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। रेलवे की एक टीम स्थिति का आकलन करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंची है। दुर्घटना राहत ट्रेन और मेडिकल राहत ट्रेन को भी मौके पर भेजा गया है। अधिकारियों को अभी तक पटरी से उतरने के कारण का पता नहीं चल पाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। RSS ने फिल्म को हिंदू विरोधी बताते हुए किया था जमकर विरोध। अब मोहनलाल की फिल्म L2 एम्पुरान के 17 सीन में हुआ बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म L2 एम्पुरान 27 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसके बाद से ही फिल्म विवादों में है। फिल्म में 2002 में हुए गुजरात दंगे दिखाए गए हैं, जिसके बाद RSS ने फिल्म को हिंदू विरोधी बताते हुए विरोध करना शुरू कर दिया है। विवादों के बीच अब सेंसर बोर्ड ने फिल्म के 17 सीन में बदलाव का सुझाव दिया है। रिपोर्ट के अनुसार विवाद बढ़ने के बाद केरल की सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को दोबारा देखा है। बोर्ड ने 17 सीन में बदलाव की मांग की है जो गुजरात दंगों और महिलाओं पर हुए अत्याचारों को दिखाने से जुड़े हैं। फिल्म में गुजरात दंगों के सीन में बदलाव किए जाएंगे। महिलाओं के खिलाफ होते अत्याचारों
को दिखाने वाले सीन हटाए जाएंगे, कई डायलॉग्स में बदलाव होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जिक्र वाले डायलॉग्स म्यूट किए जाएंगे और फिल्म में विलेन बजरंगी के नाम में बदलाव होंगे। बोर्ड का सुझाव फिल्म के प्रोड्यूसर गोकुलम गोपालन ने मान लिए और डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी इससे सहमत थे। उनका कहना है कि अगर फिल्म से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उन्हें बदलाव करने में कोई आपत्ति नहीं है। बोर्ड ने निर्देशों के अनुसार ये बदलाव सोमवार तक पूरे अब कर दिए जाएंगे, जिसके बाद इसकी स्क्रीनिंग होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मेरी मस्जिद क्यों कवर कर रहे हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर ओवैसी ने यूपी के सीएम को किया चैलेंज। यहाँ दोस्तों, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर उन्होंने जवाब दिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। हालांकि उन्होंने 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवारों के सुरक्षित होने की संभावना पर सवाल उठाया। इस पर ओवैसी ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फिर आपने मेरी गाड़ी पर गोली क्यों चलवाई। ओवैसी जब पिछले महीने मेरठ से दिल्ली लौट रहे थे तो उनकी कार पर हमला हुआ था। इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि मुझ पर 6-7 राउंड गोली चली, कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया, आखिर में मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर उनका बेल कैंसिल कराना पड़ा। ओवैसी ने कहा कि हम योगी से पूछना चाह रहे हैं कि उन्नाव में मोहम्मद शरीफ होली नहीं खेलना चाह रहा था तो आपने वहां पर दंगाइयों ने उनको मारा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अभी वो बोल रहे हैं कि जहां पर 100 मुसलमान हैं वहां पर 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं कि भारत में न हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, न मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को अगर किसी से खतरा है तो RSS, उसकी आइडियोलॉजी योगी और मोदी से है। सुनो योगी आदित्यनाथ, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो आप बात कर रहे हैं वो आपकी खैरात नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि चाहे हिंदू का सुरक्षा और सम्मान हो, मुसलमान का सुरक्षा और सम्मान हो, वो आपकी खैरात नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी का पैदाइशी हक है। योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान देते हैं और ये इस देश के वजीर आजम बनना चाहते हैं। ये कहते हैं कि PM मोदी के बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और ये इनके जबान से ये निकलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जमकर योगी आदित्यनाथ को ओवैसी ने घेरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश और चिराग ने वक्फ बिल पर चल दी अपनी चाल, NDA को बिहार चुनाव में नुकसान से कैसे बचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर RJD और NDA आमने सामने है। RJD इस बिल का विरोध कर रही है तो वहीं BJP इसका समर्थन कर रही है। BJP का कहना है कि इससे मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों को फायदा होगा, लेकिन इस मुद्दे पर BJP के सहयोगी दल JDU और LJP थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। JDU और LJP को डर है कि कहीं अल्पसंख्यक वोटर उनसे नाराज ना हो जाए। तेजस्वी यादव ने इस बिल को असंवैधानिक बताया और नीतीश कुमार पर सत्ता के लिए लालची होने का आरोप लगाया। लालू यादव भी पटना में वक्फ संशोधन बिल के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक दिया था। हालांकि इस बीच LJP नेता चिराग पासवान ने कांग्रेस और RJD पर मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं जीतन राम मांझी ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों पर कड़ी टिप्पणी की है। जाहिर है कि बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है। कोई भी पार्टी मुसलमानों के वोट से बेदखली नहीं चाहती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। PK ने किसे बताया बरसाती मेंढक, वोट हमारा, विकास गुजरात का नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्णिया और अररिया के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान कई राजनीतिक बयान देकर बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। पूर्णिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न सिर्फ बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाए बल्कि मुस्लिम मतदाताओं से अपील कर कहा कि RJD को वोट देना अब मजबूरी नहीं बल्कि बदलाव की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में मुसलमान मतदाता अभी तक मजबूरी में RJD को वोट देते आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ठोस विकल्प नहीं था, लेकिन अब जनसुराज इस कमी को पूरा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि RJD सिर्फ 38% वोटरों की बात करती है लेकिन जनसुराज पूरे 100% बिहारियों की बात कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की करीब 60% जनता बदलाव चाहती है और यही जनसुराज की ताकत है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वो
वो सिर्फ एक बरसाती मेंढक हैं जो चुनावी मौसम में टर्राने लगते हैं। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव पूर्णिया से इसीलिए जीते क्योंकि उदय सिंह चुनावी राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं है, वरना उनकी कोई राजनीतिक अहमियत नहीं है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में कांग्रेस की रणनीति, सम्मानजनक सीटें और जीत की गारंटी पर फोकस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की सियासत एक बार फिर से चुनावी रंग में रंगने लगी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब आरजेडी के साथ मिलकर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी अभी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस बार किसी भी कीमत पर 2020 जैसी गलती नहीं दोहराना चाहती। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने साफ कर दिया है कि इस बार पार्टी सिर्फ नंबर गेम में फंसने के बजाय सम्मानजनक और जाति की गारंटी वाली सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की नज़र खासतौर पर उन सीटों पर है जहां मुस्लिम यादव समीकरण मजबूत है। यही नहीं, कांग्रेस इस बार दलित वोटरों पर भी फोकस कर रही है और दलित, मुस्लिम और यादव बहुल सीटों पर अपनी पहली प्राथमिकता बना चुकी है। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी को जिन सीटों पर लड़ना पड़ा उनमें से 45 सीटें एनडीए के मजबूत गढ़ में थी, जिन्हें कांग्रेस लगातार 4 चुनावों से नहीं जीत पा रही थी, जबकि आरजेडी ने अपने लिए उन सीटों का चयन किया था जहां MY समीकरण प्रभावी था। यही वजह रही कि आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस पिछड़ गई। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर 3 नए केस दर्ज। संजय राउत बोले वह आतंकवादी नहीं, उन्हें कंगना की तरह स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में 3 नए केस दर्ज किए गए। ये केस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर दिए गए विवादित बयान से जुड़े हैं। मुंबई पुलिस की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक पहली शिकायत जलगांव की मेयर ने दर्ज कराई है, जबकि बाकी एक केस नौसैनिक के 2 अलग-अलग बिजनेसमैन ने किया है। केस में मुंबई पुलिस कुणाल कामरा से पूछताछ के लिए 2 समन जारी कर चुकी है। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद में भी कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस स्वीकार कर लिया गया है। इधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जिस तरह भाजपा सांसद कंगना रनौत को शिवसेना से टकराव के बाद सुरक्षा दी गई थी, वैसा ही सिक्योरिटी कुणाल को भी दी जानी चाहिए। राउत ने मुंबई में कहा कि मैंने कुणाल कामरा से बोला कि वो कानून का सामना करें, भागे नहीं। मुंबई पुलिस निष्पक्ष है। कुणाल देश के नागरिक और कलाकार हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1 अप्रैल से देश में लागू होंगे 5 बड़े बदलाव। हर घर हर जेब पर होगा असर। जी हाँ दोस्तों, मार्च महीना खत्म होने वाला है और नए टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह 1 अप्रैल 2025 भी कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने वाला है। इन बदलावों का असर आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कीमतों से लेकर आपके बैंक खाते तक पर पड़ने वाला है। वहीं अगर आप SBI समेत अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इससे जुड़े नियमों में भी चेंज होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती है और 1 अप्रैल 2025 को भी इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर की कीमतें घट बढ़ देखने को मिली, तो वहीं लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई हैं। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कृष्णा लवरी को बड़ा फैसला, जारी कर दी 6 नेताओं की लिस्ट। यह दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और प्रदेश में कांग्रेस खुद को मजबूत करने में लगी है। चुनाव से पहले अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कृष्णा लवरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रभारी बनने के बाद वो लगातार बैठक कर रहे हैं, पार्टी से जुड़े नेताओं से मिल रहे हैं और इस बीच कृष्णा लवरू ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बिहार कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई। जारी लिस्ट में पार्टी के 6 नेताओं के नाम हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कृष्णा लवरू के हस्ताक्षर से जारी पत्र में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और स्क्रीनिंग कमेटी संयोजक बनाया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम भजन लाल ने गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला, पलटा भड़के गहलोत, कांग्रेस ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की भजन लाल सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए 2 नगर निगमों को फिर से एक करने का निर्णय ले लिया है। इसी के साथ इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस ने इसे विकास के खिलाफ उठाया गया कदम करार देते हुए हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दे डाली है। दरअसल राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग ने इस फैसले को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मौजूदा नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह नया आदेश लागू होगा और आगामी चुनावों में जयपुर, जोधपुर
जैसलमेर और कोटा में एक एक नगर निगम के आधार पर ही मतदान होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में दलितों का सियासी संग्राम, दिग्गज नेता ने कांग्रेस का थामा दामन। जहां दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है जब कद्दावर दलित नेता विनोद कुमार चौधरी ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। फरवरी महीने में दलित आइकन जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती का भव्य आयोजन करने वाले श्री चौधरी ने पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इस अवसर पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार भी मौजूद रहे। चौधरी ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए निरंतर आवाज उठाती रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके और उनके समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने से सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने इसे वंचित समुदाय के बिहार कांग्रेस में बढ़ते विश्वास का प्रतीक बताया और राहुल गांधी द्वारा संविधान की रक्षा के लिए शुरू किए प्रयासों का परिणाम करार दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में महागठबंधन का बिगुल, कांग्रेस ने आरजेडी संग गठबंधन पर लगाई मुहर। जहां दोस्तों बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में मची अटकलों पर विराम लग गया। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को सार्वजनिक रूप से दोहराया। दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन के तहत एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अंतिम निर्णय गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उचित समय पर लिया जाएगा और इस घोषणा से बिहार में एनडीए के खिलाफ विपक्षी एकता को बल मिलने की उम्मीद है और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गठबंधन आगामी चुनावों में कैसा प्रदर्शन करती है।